Good morning, my dear students. How are you? I'm Shivani. Today we'll study the third chapter of poetry, that is a poem, A Tiger in the Zoo, composed by Leslie Norris. This is a beautiful poem with a very good message. Here in this poem, the poet has shown a contrast between a tiger that lives in a cage and a tiger that lives in a forest. So, before discussing the poem, let's discuss something about the poet. The full name of the poet is George Leslie Norris. He was born on 21st May 1921 in South Wales. He died in April 2006. He was a well known poet and short story writer. Uh, a Tiger in the Zoo is one of his best known works. He has won many prizes also. So, children, uh, have you seen any animal in the zoo? क्या आपने कोई एनिमल कभी जू में देखा है? ऑब्वियसली देखे होंगे. तो उन एनिमल्स को देखकर आपको कैसा फील हुआ? वो एनिमल्स आपको कैसे लगे? वो आपको लगे होंगे इनएक्टिव, सैड एंड लेजी. इनएक्टिव लगे होंगे, सैड लगे होंगे because they can't go anywhere. They want to hunt but they can't. They want to move in the forest but they can't. Lazy feel होंगे because they don't have anything to do. वो कहीं आ नहीं सकते, कहीं आ या जा नहीं सकते हैं. They have to be there in the cage. उनको उसी केज में रहना पड़ता है. सो इस तरह से इनएक्टिव, सैड और लेज़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन एनिमल्स की जो केज में होते हैं, जो जू में होते हैं. while on the other hand, if we see animals wandering in the forest, वो हमें एक्टिव लगेंगे. एक्टिव होते हैं वो डेफिनेटली, और हैप्पी भी होते हैं बिकॉज दे आर dependent on themselves and they can go anywhere, they can hunt praise. So we can see a tiger that lives in a zoo and a tiger that lives in a forest. जो टाइगर जू में रहता है that will feel sad, और जो फॉरेस्ट में रहता है that will feel happy because forest is its natural habitat. uh, like the way we live in our home, जिस तरह से हम अपने घरों में रहते हैं उसी तरह से फॉरेस्ट में टाइगर्स रहते हैं. एंड ये उनका घर होता है. इट्स इन देयर नेचर कि वो प्रे करते हैं, हंट करते हैं और अपना पेट भरते हैं. नाउ लेट्स सी द पोम. ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks means to see, to follow. Vivid means deep, bright. Stripes, lines. Pads, puffy. Velvet is soft cloth. Quiet is calm. Rage is anger. In the first line, the poet is saying, he stalks in his vivid stripes. He describes the body of the tiger. He says that a tiger has golden body and on its golden body
इट हैज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्राइप्स। इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन बॉडी होती है और अपनी गोल्डन बॉडी के ऊपर इसकी कुछ ब्यूटीफुल लाइंस होती हैं दैट आर ऑफ ब्लैक कलर। काले रंग की लाइंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की। स्मॉल स्मॉल कुछ स्मॉल होती हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी, इस तरह से है। एंड विथ दैट ब्यूटीफुल बॉडी ही इज स्टॉकिंग, ही इज seeing, he is observing from that cage the few steps of his cage. This is an ironical line, children. The few steps of his cage. अपनी केज में he is moving, कुछ कदम वो चल रहा है। अब why, क्यों चल रहा है वो कुछ कदम? This is a cage and in this cage he has only limited स्पेस, सिर्फ लिमिटेड स्पेस है, इसी में वो मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है। ही कैन रेस्ट हियर, ही कैन गो हियर एंड देयर, बट विद इन दिस लिमिटेड स्पेस वाइल दिस इज़ नॉट नेचुरल। ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल है टाइगर का फॉरेस्ट में रहना। कहाँ? तो फॉरेस्ट में रहता है टाइगर। एंड ही कैन रन माइल्स, वो मीलों दौड़ सकता है। ही कैन हंट इट्स एनिमल, इट्स ही कैन हंट एनी एनिमल एंड वो अपने एनिमल को हंट करता है, उसको खाता है। इट्स वेरी नेचुरल ऑल्सो। इस तरह से एक इकोसिस्टम भी बैलेंस रहता है। इट्स अ चेन, इसमें कोई हार्म नहीं है, नथिंग इज़ बैड हियर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये एक रूल है नेचर का बनाया हुआ। बट द आयरनी हियर इज़ दैट कहाँ तो वो इस तरह से माइल्स चल सकता है, दौड़ सकता है, और कहाँ उसको सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस दिया गया है कि यू हैव टू लिव हियर, तुम्हें यहीं पर रहना है और तुम्हें यहीं पर अपने आप को एंटरटेन करना है, कुछ भी करना है, जो कुछ करना है तुम्हें यहीं करना है, सिर्फ इसी स्पेस में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट क्वाइट द फीट ऑफ टाइगर, जो उसके फीट होते हैं, उसके जो पॉज होते हैं, दोज आर पफ़ी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जिस तरह से कैट होती, कैट के आने का पता नहीं चलता है, और जब कैट हमारी आंखों के सामने आ जाती है तब हम देखते हैं, बट उसके आने की कोई मूवमेंट नहीं होती है। इन द सेम मैनर जो टाइगर है वो बहुत ही, उसके पॉज नीचे से बहुत सॉफ्ट होते हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ पैड्स बने होते हैं, दीज आर वेरी सॉफ्ट। तो उसके चलने की कोई आवाज़ नहीं होती है। तो उस केज में वो वॉक कर रहा है अपने उन सॉफ्ट फीट से। इन हिज क्वाइट रेज, ही इज़ क्वाइट एंग्री ऑल्सो। क्वाइट मीन्स शांत एंड रेज मीन्स एंग्री। He is angry and calm both. From inside he is angry. Why he is angry? Because he can't go anywhere. He can't hunt. वो नहीं जा सकता बाहर, वो हंट नहीं कर सकता है, वो इंजॉय नहीं कर सकता है अदर एनिमल्स की तरह। सो ही इज़ एंग्री बट ही कांट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए ही हैज़ टू बी क्वाइट। इसलिए उसको क्वाइट रहना है, शांत रहना है। तो फ्रॉम आउटसाइड ही इज़ क्वाइट, ऊपर से वो शांत है बट अंदर से ही इज़ क्वाइट एंग्री, बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। Now see the second stanza. In the second stanza, the poet has told that where a tiger should be, कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. Lurking means hiding. Plump means fat. He should be lurking in shadow. उसको तो अंधेरे में छिपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास होती है उनके पीछे, उनके बीच में घात लगाकर बैठना चाहिए। फॉर वॉट, किस लिए बैठना चाहिए? अपने शिकार के लिए। नियर द वाटर होल, किसी वाटर होल, किसी पॉन्ड के पास या फिर किसी स्मॉल वाटर बॉडी के पास उसको होना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर फैट डियर इजीली पास होते हैं, वहाँ से होकर गुजरते हैं। बच्चों आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर भी, वहाँ पर जो एनिमल्स अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटर बॉडी के पास आते हैं तो इजीली उनका शिकार हो जाता है। पैरासिस एनिमल्स उनका शिकार कर लेते हैं, उनको हंट कर लेते हैं इजीली, क्योंकि पानी सभी पीने के लिए आते हैं एनिमल्स, और
ये स्पेस एक बहुत ही इजी सिचुएशन दे देता है उन लोगों को हंटिंग के लिए। तो नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, उस वाटर बॉडी के पास होना चाहिए जहाँ पर एनिमल्स आते हैं प्यास बुझाने के लिए, अपनी पानी पीने के लिए, जहाँ से फैट डियर पास होते हैं, यानी कि हेल्दी और फैट डियर इजीली वहाँ पर मिल जाते हैं। वो अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी पीने के लिए वाटर बॉडी के पास आते हैं। तो ही शुड बी देयर। वॉट इज़ ही डूइंग देयर इन द केज? उस केज में, दैट केज इज़ नॉट हिज प्लेस, उसका प्लेस नहीं है केज। हिज प्लेस इज द फॉरेस्ट। नाउ सी द लिटरेरी डिवाइस इन द फर्स्ट लाइन। ही हैज़ बीन यूज्ड फॉर द टाइगर, ही इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर एनिमल्स के लिए ही यूज़ किया है, यानी कि उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस इज हियर। You can see in these lines no punctuation mark is there, so enjambment literary device is here, जहाँ पर कोई भी punctuation mark नहीं होता, enjambment is there. I told you this in last poem also. Quite rage, two contradictory words are there, जहाँ पर दो different words होते हैं, दो contrasting words होते हैं, वहाँ विरोधाभास यानी कि ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस होती है। So here is oxymoron. In next stanza, first line, first word again he. So this is also personification. You can see in these lines no punctuation mark is there. Again enjambment is there. Now see the rhyming scheme. First word is stripes, so we give it A. Second word is cage. Stripes and cage are different, so we give it B. Third word is quiet, and quiet is also not matching with cage or stripe. क्वाइट भी केज या स्ट्राइप में से किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो वी हैव टू गिव इट सी, हमें इसको सी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रेज, रेज इज मैचिंग विद केज, सो वी गिव इट बी। रेज केज से मैच कर रहा है तो हम इसको सेम लेटर देंगे, दैट इज बी। तो क्या हुई राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा की? ए बी सी बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। The first word is shadow, so we give it A. Second word is grass. It's not rhyming with shadow, so we have to give it B. Third is hole. It's also not matching with any word, so we have to give it C. Now see the C pass. Pass is matching with grass, so we will give it B. A B C B. So the rhyming scheme of these stanzas is A B C B A B C B. Both stanzas are having same rhyming scheme. So my dear children, I hope you have understood these two stanzas very well. In the next class, we will discuss the rest stanzas of the poem. Till then, take care and goodbye. Good morning, my dear students. How are you? I'm Shivani. In today's class, we will discuss the rest stanzas of the poem, that is A Tiger in the Zoo. But before starting the new stanzas, let's take a review of the stanzas which we have discussed in the last class. So, this poem is about a tiger. The poet is telling us that where should a tiger be? In the very first stanza, the poet tells us that he is in the cage, and he gives a short description of his body structure also, as he has some fine stripes on his body. And in the next stanza, the poet tells us that where he should be in actual. उसको वास्तव में होना कहाँ चाहिए? He should be in the forest. He should be hunting animals. Now see the next stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village.
First, see the meaning of snarling. Snarling means warning sound. Warning sound. The meaning of bearing is to show. To show. Fangs means teeth. Teeth of tiger. Claws, पंजे and terrorizing to create terror यानी आतंक फैलाना. तो he should be snarling around houses at the jungle's edge. टाइगर को तो जंगल के किनारों पर जो घर बने होते हैं, यानी कि जंगल की सीमाओं पर जो विलेजेस होते हैं, वहाँ पर जो घर होते हैं, वहाँ पर उसको तो स्नॉलिंग साउंड क्रिएट करते रहना चाहिए. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. अपने वाइट फैंग्स यानी कि टीथ दिखाते हुए, अपने पंजे दिखाते हुए उन विलेज के लोगों को आतंकित करते हुए उसको तो ये सब करना चाहिए. और वो आवाज़ निकालते हुए, आपने देखा होगा जब एनिमल्स लड़ते हैं, कैट या डॉग्स आपस में फाइट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो एक अपने दांत दिखाकर अजीब तरह की साउंड क्रिएट करते हैं और अपने जो उनके पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, उनको आगे पीछे करते हैं. इसी तरह से बिल्लियाँ भी ऐसे ही करती हैं, वो भी स्नॉलिंग करती हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं सबकी अपनी अपनी एक उनका एक मेथड होता है टेरराइज करने का, लड़ने का. तो टाइगर को तो स्नॉल करते हुए उन गांव के लोगों को आतंकित यानी कि टेरराइज करते हुए होना चाहिए, ना कि उसको किसी केज में बंद होना चाहिए. बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Now, an irony is here in the line. But he is locked in a concrete cell. Although the tiger should be hunting animals, he should be snarling. उसको इधर उधर घूमना चाहिए रातों में, लोगों को डराते रहना चाहिए, डराते हुए होना चाहिए. But it's not so. He's behind the bars of a concrete cell. Concrete means cemented. जो cemented cells होते हैं, prison होते हैं सीमेंट के बने हुए, उसमें वो तो लॉक्ड है. He is stand behind bars. Although he is mighty, he is a mighty animal. वो एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत पावरफुल एनिमल है. बट उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, जितनी भी शक्ति है, सब वो बिहाइंड द बार्स है. यानी कि जो प्रिजन है, उसका जो केज है, उसके पीछे है. बहुत पावरफुल है वो, बट वो सारी जितनी भी पावर है वो कहाँ पर है? वो बार सब उस केज के पीछे है, उस पिंजरे के पीछे है. यानी कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसमें बंद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. ना वो क्यों कहता है कि इग्नोरिंग द विजिटर्स यानी कि ह्यूमन बीइंग को आप ये सोच सकते हैं कि कोई टाइगर इग्नोर कर दे. यस, इफ दैट इज इन द केज. अगर वो केज में है तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता है अपने विजिटर्स को इग्नोर करने का. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने केज में वो स्टॉल कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है और जितने भी विजिटर्स हैं, आने जाने वाले हैं, उन सबको इग्नोर कर रहा है. अगर वो उसके बाहर होता तो क्या वो उनको इग्नोर कर देता? नो, वो उनको अपना शिकार बना लेता. बट एज ही इज़ बिहाइंड द बार्स, क्योंकि वो उस प्रिजन के पीछे, उसके केज के पीछे है, प्रिजन के पीछे है, और जो विजिटर्स हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं, तो वो उनको देखकर इग्नोर करने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है. तो वो क्या करता है उनको? ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पेट्रोलिंग मीन्स गश्त लगाना, यानी कि जो पुलिस की गाड़ी होती है जो गश्त लगाती है, इधर उधर आपने घूमती है. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स. रात में जो पुलिस की गाड़ियाँ गश्त लगाती हैं, इधर उधर घूमती हैं, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सब देखने के लिए उन गाड़ियों की आवाज़ों को वो सुन रहा है रात में. एंड स्टेयर्स इज विद हिज ब्रिलियंट आइज. ब्रिलियंट आइज यानी कि उसकी जो ब्रिलियंट आइज हैं, उसकी जो टाइगर की आइज होती हैं बच्चों, तो उसकी आंखों से वो रात में ही भी चमकती हैं, अगर वो अंधेरे में होती हैं तो भी चमकती हैं. और एनिमल्स दूर से ही देखकर डर जाते हैं अगर कोई देख लेता है तो उसकी जो ब्रिलियंट आइज हैं, उन ब्रिलियंट आइज से वो क्या कर रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स ही इज जस्ट स्टेयरिंग टुवर्ड द स्काई. वो
स्काई की तरफ देख रहा है रात में, बैठा हुआ है अपने केज में, अपने प्रिजन में। ही कांट डू एनीथिंग देयर, वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। वो उसको बाहर होना चाहिए था, बट सिचुएशन ऐसी है कि वो केज के अंदर है, प्रिजन में बंद है। वो वहाँ पर बैठा हुआ है और अपनी उन ब्रिलियंट आइज से उन चमकते हुए तारों को जो रात में दिख रहे हैं उनको देख रहा है। ऑल्दो इट्स नॉट हिज वर्क, ये उसका काम नहीं है कि इस तरह से बैठना और इस पिंजरे के पीछे बैठना और तारों को देखना, बट ही कैन डू एनीथिंग हियर, अलास। सो this was the explanation of these stanzas, children. Now see the literary device. You can see in the third stanza, again he has been used. He has been used for the tiger, and again an animal has been personified. So personification is here. Personification. In the same line, one word is there, snarling. Snarling means वार्निंग साउंड, यानी कि जब पोएट कोई ऐसी साउंड यूज़ करते हैं जहाँ पर ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो किसी साउंड से रिलेटेड हो, जो कोई साउंड शो करता हो, तो वहाँ पर होता है ओनोमाटोपोइया। विच लिटरेरी डिवाइस? ओनोमाटोपोइया। In these lines you can see no punctuation mark is there, no full stop, no comma, nothing is there. ये लाइन यहाँ से चल रही है और यहाँ पर ही कॉमा आया है. So in these two lines enjambment is there. Now see the rhyming scheme of the poem. Houses, age, class, village. Houses, we give it A. Age, we give it B. Class, we give it C. तीनों में से कोई वर्ड मैच नहीं कर रहा है, हमने इनको दिया A, B, C. नाउ सी विलेज, विलेज एंड एज आर मैचिंग, सो वी गिव इट B. तो क्या हुआ? A, B, C, B. आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास ऑल्सो कि जो पोएम है इसकी होल पोएम की राइमिंग स्कीम सेम है. सेल A, B, C, B. Next is night A, cars B, eyes C, and stars B. Cars and stars are matching, so we give it B. इस तरह से A B C B A B C B. This is the rhyming scheme of the poem. I hope you have understood the poem very well. In next class, we will discuss the question answer of the poem. Till then, take care and goodbye.